बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि ट्रॉमा, गन शॉट, इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं ताकि उनकी आगाही में इजाफ़ा हो सके। तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, कोई भी ट्रॉमा हो। ट्रॉमा या एक्सीडेंट दो तरह के हो सकते हैं, या इंजरीज़ दो तरह की होती हैं। या तो ब्लंट इंजरी होती है या पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। ब्लंट इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म की चोट लगे, लेकिन जो इस चीज़ से चोट लग रही हो वो बॉडी के अंदर ना घुस रही हो। तो इस तरह की इंजरी को ब्लंट इंजरी कहा जाता है। जिस तरह एक्सीडेंट के केस में स्टीयरिंग व्हील का पेट से टकरा जाना या सीने से टकरा जाना, ये ब्लंट इंजरी की एग्जांपल है। इसी तरह पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती हैं जिसमें कोई शार्पनल, कोई चीज़ आपके एब्डोमिनल कैविटी में या वैसे जनरल बॉडी में घुसे या व्यवस्थ हो जाए। ऐसी इंजरीज़ को पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ कहा जाता है। दोनों की मैनेजमेंट मोर और लेस एक सी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो भी मैनेजमेंट होती है किसी भी ट्रॉमा की, वो हमेशा ABC का प्रिंसिपल फॉलो करती है। और सबसे पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। अब एक एक चीज़ है जिसको कहते हैं ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये बेसिकली अमेरिकन सिस्टम है जिसके तहत कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट देखा जाता है और उसमें उसकी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। ABC से भी पहले अब एक चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जो कि एक्स है, जिसका मतलब है कि एक्सटेंजुएटिंग हेमरेज को कंट्रोल करना, यानी कि कोई भी ब्लीडिंग कहीं से प्रोफ्यूज़ हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो आपके पास कभी भी कोई पेशेंट को आप देखें या किसी कोई एक्सीडेंट का केस देखें, अगर तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। ये मुख्तलिफ़ तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर टॉर्निके बांधा जा सकता है, यानी कि बेल्ट लेके जहाँ से जिस पॉइंट से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर से उसको बांध दिया जाए, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की अमाउंट और जितनी ब्लीडिंग की स्पीड है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकती है। इसके अलावा ABC में वही आपके स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, जिसमें एयरवेज़ और सर्वाइकल स्पाइन, यानी कि मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए जो सांस अंदर जाता है उसके एरिए की इंस्पेक्शन होती है। और उसमें ये देखना होता है कि मुंह के अंदर कोई ऐसी डेब्री, कोई ऐसा मवाद तो नहीं पड़ा जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो। इसके अलावा सर्वाइकल कॉलर भी इसी स्टेप में अप्लाई करना होता है, जिसको हम सी स्पाइन कहते हैं, यानी सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन। जैसे हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि हेलमेट उतारते हुए आपने सी स्पाइन की स्टेबलाइजेशन का ख्याल रखना है और स्पाइन को आपने सीधा रखना है। इसके बाद आप आते हैं ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन पे, कि सांस लिया जा रहा है प्रॉपरली, दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच रही है और वहाँ से ब्लड में आगे उसको ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है कि नहीं। तो इस पूरी चीज़ को ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन कहा जाता है। फिर आता है C, इसमें सर्कुलेशन एंड हीमोस्टेसिस होता है। इसमें आपने देखना होता है कि सर्कुलेशन हर जगह की इक्वल है, खून हर जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कोई ब्लीडिंग अगर उसके अलावा भी हो रही है तो उसको भी कंट्रोल करना शामिल है। इसके बाद फिर डिफ़ॉर्मिटी एंड डिसेबिलिटी, इसमें आप देखते हैं कि कोई आपका जो है वो पेशेंट का GCS स्कोर एक चीज़ होती है कि कितना उसको उस वक़्त कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है। तो और उसके बाद एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट आता है, जिसमें अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें ठंड ज़्यादा है तो आपने पेशेंट को ब्लैंकेट प्रोवाइड करनी है, उसको प्राइमरीली मैनेज करना है। उसको अगर फ्लूइड लग रहे हैं तो वो वार्म फ्लूइड लगने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये इन नट शेल है कि हम ट्रॉमा को कैसे मैनेज करते हैं। ये जो स्टेप्स मैंने बताए इसको प्राइमरी सर्वे करना कहते हैं, कि आप पेशेंट को देखते हैं और आप असेस करते हैं कि उसको प्राइमरीली किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर कोई फैसिलिटी मौजूद है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। इनिशियल स्टेबलाइजेशन है ये बेसिकली। ये वो स्टेबलाइजेशन है जो आप हॉस्पिटल के अंदर कर रहे होते हैं, कोई बेसिक हेल्थ सेटअप है वहाँ पे कर रहे होते हैं। रोड साइड के ऊपर भी आपके यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे
और इसी सीक्वेंस में आपने चीज़ों को देखना है। रोड साइड पे क्योंकि आपके पास ना इक्विपमेंट है ना कोई और ऐसी चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गन शॉट का केस हो और टांग से या हाथ से या बाजू से ब्लीडिंग हो रही हो, जिस पॉइंट पे ब्लीडिंग हो उसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई करना है और उससे ऊपर आपने टॉर्निके या कोई ऐसी चीज़ बांधनी है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग की रफ्तार कम हो सके। आप बेल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई नाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़हन में रहे कि जब भी आप टॉर्निके इस्तेमाल करें तो टॉर्निके टाइम आधे घंटे से 1 घंटे वेरिएबल होता है, और जहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा हो पेशेंट, तो अगर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ढीला कर दें ताकि ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश हो जाए, फिर दोबारा खींच दें। और कोई भी वैस्कुलर इंजरी या जो खून की शरीयान की इंजरी होती है उसको बेहतर होता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट हो जाए। अगर 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो रीपरफ्यूजन इंजरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसके अंदर वो पार्ट जिसमें ऑक्सीजन इतनी देर से नहीं गई होती वहाँ से फुजला और जो है वो वापस खून में शामिल हो सकता है और इसी वजह से सेप्सिस भी करा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वक्त के साथ साथ आपसे इंशाअल्लाह उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी मेन आपकी 3 कैविटीज़ होती हैं। एक आपकी चेस्ट कैविटी होती है, एक आपकी पेट की एब्डोमिनल कैविटी होती है और एक आपकी पेल्विस की कैविटी होती है। इन तीनों में ब्लीडिंग भी हो सकती है और इसकी वजह से ब्लड लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकता है। तो कोई भी एक्सीडेंट के केस में या ट्रॉमा के केस में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया जाए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल दिया जाए और कम से कम वक्त में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास भी ट्रेन स्टाफ मौजूद होता है एम्बुलेंसेस में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प भी करता है और पेशेंट को स्टेबलाइज भी करता है। ताहम अगर आप रोड साइड के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखें या कोई चीज़ देखें तो इन प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए पेशेंट की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर पेशेंट को सीने में कोई चोट आई है और उसको चेस्ट की पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो उसकी वजह से हर सांस के साथ साथ बाहर की हवा चेस्ट की कैविटी में जा सकती है, जो कि लंग को और ज़्यादा प्रेशराइज़ कर सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत का उसको सामना होता है। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि हमारी जो रिब्स होती हैं, तो सेकंड रिब के ऊपर आप जो है एक 16 गेज की नीडल या 18 गेज का कैनोला लेके उससे आप उस एयर को निकाल सकते हैं। ये किस तरह किया जाता है, इसका क्या मेथड होता है, इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। ये एक नटशेल में था आपको प्रोवाइड करना कि ट्रॉमा को कैसे मैनेज किया जाता है। उम्मीद है आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों से बड़ा होगा। दोबारा इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।